Hello, my loving children. How are you? Welcome back to my lecture on limitations of Coulomb's law. I hope my previous lectures were liked you very much. Now, I am telling you about the limitations of Coulomb's law. Actually, these limitations are asked frequently in the board examinations. Limitations क्या है Coulomb's law की? यूजुअली 1 मार्क्स में जरूर आ जाता है इसका क्वेश्चन कभी कभी। लिमिटेशंस क्या होती हैं कूलम्ब्स लॉ की? अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का, उसी में इसकी लिमिटेशंस भी छिपी हुई होती हैं। तो रटने के बजाय उस स्टेटमेंट को समझना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसमें मिल गई आपको, 2 पॉइंट चार्जेस। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई? फर्स्ट नोट करो आप लोग, फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट द Coulomb's law is applicable only on point charges. It cannot be directly applied on the macro charges. Now the question is that why? ये तो हम रट लेते हैं कि भाई ठीक है, पॉइंट चार्जेस पे, छोटे चार्जेस पे एप्लीकेबल है, बड़े चार्ज पे डायरेक्टली हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बड़े चार्ज पे अप्लाई करना है तो फिर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये छोटे चार्ज पर यानी माइक्रो चार्ज पर या पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल है? आई टेल यू द रीजन। सपोज किया कि भाई ये पॉइंट चार्ज नहीं है और ये बहुत लार्ज चार्ज है, राइट? सपोज दीज आर लार्ज चार्जेस, देन यू हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। When two charges will come close to each other, then because of the electrical induction, suppose ये बड़ा चार्ज है, ये भी बड़ा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की वजह से कुछ नए चार्जेस डेवलप होंगे। जैसे इसका इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इफेक्ट इस पर होगा, इसका इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इफेक्ट इस पर होगा। तो उस केस में जो इन चार्जेस के बिटवीन फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा, राइट? तो इस केस में जो कूलम्ब्स लॉ है वो केवल पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल, मैक्रो चार्ज पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? जैसे आप स्टेटमेंट पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ का, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर इन रेस्ट एट सम डिस्टेंसेस इन वैक्यूम। तो रेस्ट चैप्टर किसका है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट। तो यहां पर जो है चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। नंबर 2 लिमिटेशन, द Coulomb's law is applicable only on the particles which are in rest. The second limitation is that the charge particles should be in rest, because if the charge particles will be in motion, then you know that if the charge particle अगर मोशन में होते हैं तो वे अपना मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करते हैं। In that case, if the charge particle are in motion, then there will be the magnetic effect, that is they will produce the magnetic effect also, but we want to calculate the electric effect. So the Coulomb's law can be applicable only on particles in rest, not in motion. So this is second limitation. So third limitation क्या है Coulomb's law की? थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दैट शुड नॉट बी लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर, यानी 10 to the power minus 15 मीटर, जिसको हम बोलते हैं 1 फर्मी। तो r की वैल्यू 10 to the power minus 15 से स्मॉल नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 10 to the power minus 15 से स्मॉल डिस्टेंस होगी पॉइंट चार्जेस के बिटवीन, तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो यहाँ डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से लगभग 100 टाइम्स स्मॉलर होता है, तो इसलिए उस केस में यहाँ न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल होगा, जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थर्ड लिमिटेशन है कि भाई चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 to the power minus 15 यानी 1 फर्मी से
कम नहीं होनी चाहिए, 10⁻⁻15 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो ये थी इसकी थर्ड लिमिटेशंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मेरे दूसरे वीडियोस में आप लोग और सारे डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है मैंने, वो आप लोग देखना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे लगेंगे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।